मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब क्या होता है? जिस स्थल के ऊपर पेड़ पौधा नहीं उगेगा, उसके मिट्टी में उर्वरक शक्ति नहीं पाया जाएगा, पेड़ बढ़ाने का ताकत नहीं होगा, खाली जंगल झाड़ी हो सकता है, कैक्टस जैसा पौधा होगा और सूखा सूखा जमीन होगा। ठीक है, उसको मरुस्थल कहेंगे। और मरुस्थल एक्चुअली में बनता है जहां पे बारिश का मात्रा बहुत कम होगा, पानी ही नहीं मिलेगा मिट्टी को, तो कैसे पौधा उगाएगा? समझ में आया? तो जिस क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर वर्षा या वर्षा उससे भी कम वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। जहां पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है, उस क्षेत्र को हम लोग मरुस्थल कहते हैं। अब बताओ, मरुस्थल वर्ड किसको किसको समझ में आ गया? बोलो, मरुस्थल वर्ड, मरुस्थल का मतलब क्या समझा? जहां पे बारिश 25% से भी कम होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? जहां पे पेड़ पौधा जल्दी फटाफट उगेगा नहीं। देखो, पश्चिम बंगाल का मैक्सिमम जगह पे थोड़ा सा छोड़ देगा, देखा फटाफट पेड़ पौधा उग जाता है। क्यों? क्योंकि पानी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में बारिश होगा तो उसको मिलते जाएगा। जब मिट्टी को बारिश मिलेगा तो पेड़ पौधा उगाने में उसको कोई असुविधा नहीं होगा। कितना दूर समझ में आया? अब देखो, भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम किनारे पर बालू के टिब्बों से ढका तरंगीय मरुस्थलीय मैदान। अब देखो, बालू में पौधा उगेगा? बालू में पौधा हुएगा? राजस्थान का ये जो साइड जाएगा ना, पूरा मरुस्थली है। समझ में आया? पूरा मरुस्थल है। देखेगा एकदम ये हबीबी पहन लेगा, पूरा व्हाइट व्हाइट, और जाता नहीं है एक जगह से दूसरे जगह। कौन जाता? पर्यटक लोग। पर्यटक लोग इधर से उधर। रेगिस्तान में देखेगा व्हाइट व्हाइट पहन के, ऊंट ले लेगा, ऊंट में रख देगा पानी, पानी रहेगा ऊंट के इथी में, वहां से निकालेगा, पिएगा और फिर रखा, फिर अपना जाते रहेगा। समझ? देखो, थार का मरुस्थल कहाँ का? थार का मरुस्थल। सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल। मतलब थार का मरुस्थल माने इतना बड़ा भूमि जहां पे पेड़ पौधा नहीं उगता, जहां पे बारिश कम होता है, वो थार का मरुस्थल है, कहा जाता है, जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। थार के मरुस्थल के अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है। हम बोले ना अभी, पंजाब हरियाणा में, गुजरात में भी है थार का मरुस्थल का भाग, लेकिन सबसे ज्यादा भाग राजस्थान में। भारत के एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान, वहीं पे मिलेगा थार का मरुस्थल। क्या मिलेगा? थार का मरुस्थल। किस राज्य में? किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। मैप में दिख रहा है ना, राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में क्या मिलेगा? थार का मरुस्थल। परंतु कुछ भाग पंजाब हरियाणा, कुछ भाग पंजाब हरियाणा गुजरात प्रांत में भी फैला हुआ है। कुछ भाग मरुस्थल जो है पंजाब हरियाणा और गुजरात में भी। ये कैसे याद होगा कि थार का मरुस्थल और सबसे बड़ा मरुस्थल कहां पर है? तो राजस्थान में। पंजाब हरियाणा गुजरात, देखो चारों राज्य एक जगह है ना, सबसे ज्यादा है राजस्थान में, फिर पंजाब हरियाणा और गुजरात में भी है। मैप में देख के पढ़ेगा तो याद अच्छा होगा। तो सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान में, लेकिन और भी थोड़ा थोड़ा पंजाब हरियाणा और गुजरात में भी मरुस्थल फैला हुआ है। विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक जनघनत्व थार के मरुस्थल में ही पाया जाता है। सबसे ज्यादा सब जगह मरुस्थल
देखो पूरा विश्व में जितना भी मरुस्थल है, सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर देखा जाए, मरुस्थल में जनसंख्या जल्दी रहता नहीं है, समझ में आया? क्योंकि वहां पे पानी उनी का बहुत कमी रहता है, तो आदमी कैसे रहने में असुविधा होता है, समझ में आया? पानी उनी में कितना सारा फिल्म भी, बॉलीवुड पिक्चर बना है इसी के ऊपर, मरुस्थल में दिखाएगा, रेगिस्तान में जा रहा है, समझ में आया? तो थार के मरुस्थल में विश्व के सर्वाधिक जनघनत्व भी, सबसे ज्यादा जनघनत्व माने ज्यादा आदमी मरुस्थल में रहता है, विश्व में सबसे ज्यादा थार के मरुस्थल में ही रहता है। ढाल के आधार पर थार का मरुस्थल को मुख्यतः दो भागों में बांटा, ढाल के आधार पे दो भागों में बांटा जा सकता है। ढाल के आधार पे मन में चित्र बन रहा है ना, ढाल के आधार पे दो भागों में बांटा जा सकता है। उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान से सिंध प्रांत की ओर है, पाकिस्तान से लेकर सिंध प्रांत की ओर, इधर उत्तरी ढाल, ठीक है, पाकिस्तान इधर है, उसका ढाल इधर है, सीधा हिसाब है। उत्तरी भाग में मैदान है ना, भारत के उत्तरी भाग में क्या है, मैदान है, भारत के उत्तरी भाग में मैदान, अब फिर ऊपर में जाएगा तो पर्वतीय क्षेत्र है, क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो पाकिस्तान का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां से इधर ढाल है, क्या है, ढाल है मरुस्थल में। उसके बाद दूसरा, दक्षिणी भाग में इसका ढाल कच्छ से रन की ओर है, कच्छ से रन की ओर है। कच्छ के रन को सफेद मरुस्थल भी कहा जाए, कच्छ के रन को क्या कहते हैं, सफेद मरुस्थल, क्योंकि बर्फ से ढका हुआ है इसलिए उसको सफेद मरुस्थल कहते हैं। पेड़ पौधा वहां भी उगता नहीं है, ठीक है, मरुस्थल है। यह क्षेत्र नमकीन दलदल से निर्मित है, माने नमकीन है और दलदल है, यहाँ का क्षेत्र क्या है, दलदल है, नमकीन है, जो हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सफेद रन का जो सफेद मरुस्थल है वो पूरा हजारों क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र के अधिकांश नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाए, खाली बारिश के मौसम में यहाँ जल पाया जाएगा नदी में, अन्यथा और सब जगह सूख जाएगा। वहां पर सबसे बड़ा दिक्कत यही है, मरुस्थल में आदमी को रहने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पानी का, समझ में आया? पानी ये सूख जाएगा, बारिश का समय में पानी दिखा तो दिखा, उसके बाद सूख जाएगा। अधिकांश नदियां अतः स्थलीय प्रवाह प्रतिरूप उदाहरण है, जैसे लूनी, लूनी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, मरुस्थल क्षेत्र की लूनी कौन क्या है, प्रमुख नदी है। मरुस्थल क्षेत्र की प्रमुख नदी का क्या नाम है, इस क्षेत्र के भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार ही विस्तार है, माने मैक्सिमम प्रायद्वीपीय पठार ही विस्तार है, ठीक है। किंतु यहाँ की धरातलीय स्थलकृतियां भौतिक अपक्षय और पवनों द्वारा निर्मित होती है, जैसे रेत के टीले, रेत के टीला, टीला मतलब क्या होता है बोलो तो, रेत माने बालू, बालू हवा से उड़ उड़ के एक टीला की तरह ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे टीला की तरह बन जाता उड़ उड़ के, ठीक है। बरखान, छत्रक आदि। देखो अब हम लोग जानेंगे मरुस्थल के बारे में, हम लोग देखेंगे भूकंप, क्या देखेंगे, भूकंप। भूकंप को अंग्रेजी में अर्थक्वेक कहते हैं, भूकंप को अंग्रेजी में अर्थक्वेक कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। भूकंप को अंग्रेजी में, भूकंप को अंग्रेजी में अर्थक्वेक कहते हैं, भूकंप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। देखो भू पर पट्टी के अचानक, पृथ्वी का अचानक कांप उठने की क्रिया को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भू पर पट्टी के अचानक दोलन, दोलन यानी कांपना, कंपन यानी कांपना, दोलन माने डोल जाना, कंपन यानी कांपना के भूकंप कहते हैं। अगर तुमसे कोई पूछेगा बाबू भूकंप किसे कहते हैं तो तुम क्या बोलेगा, भू पर पट्टी के अचानक दोलन या कंपन को भूकंप कहते हैं, भू पर पट्टी के अचानक दोलन या कंपन को भूकंप कहते हैं। बोलो भूकंप किसे कहते हैं, बोलो मरुस्थल किसे कहते हैं,
जिसमें पेड़ पौधा नहीं होगा, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा, सूखा भाग रहेगा, जहाँ पानी हुआ बारिश के समय में ही नदियों में पानी दिखेगा, उसके बाद पानी सूख जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल में जनजीवन बहुत दिक्कत है, प्रॉब्लम है बहुत वहां पे, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा आदमी वहां पे रहता है। सबसे बड़ा थार का मरुस्थल है। सबसे बड़ा कौन है? थार का मरुस्थल। भूकंप किसे कहते हैं? भूपर पट्टी का अचानक दोलन या कंपन को भूकंप कहते हैं। मूल किसे कहते हैं? मूल, फोकस। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है, जहां से भूकंप स्टार्ट होता है, जहां से भूकंप स्टार्ट होता है, उसी को हम लोग मूल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जहां से भूकंप स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। अच्छे, अधिकेंद्र, इपीसेंटर। इपीसेंटर ध्यान से समझना, पृथ्वी के सतह का वह भाग, वह स्थान जहां भूकंप की तरंगे सबसे पहले पहुंचे। भूकंप का तरंग जहां पे सबसे पहले पहुंचेगा उसे इपीसेंटर कहेंगे। उसे सर्वाधिक क्षति अधिक केंद्र पर होती है। सर्वाधिक क्षति कहाँ होती है? एपीसेंटर में। अधिक केंद्र पर क्या होती है? सर्वाधिक क्षति होती है। अच्छा, हम लोग पहले समझे भूकंप, उसके समझे मूल, उसके समझे अधिक केंद्र। देखो बाबू, तुम लोग को जब तुम परीक्षा देने जाएगा या किताब पढ़ेगा, उस समय ऐसे ही छोटा छोटा टॉपिक को समझना होगा। समझ में क्या करना? छोटा छोटा टॉपिक को खाली तुमको स्टेप बाय स्टेप सब चीज को ध्यान पूर्वक समझना। समझ लेगी तो याद रहेगा। मन में चित्र बना के समझना, मन में चित्र बना के। ध्यान से देखो, भूपर पट्टी का अचानक दोलन या कंपन को भूकंप कहते हैं। पहला, जहां से भूकंप स्टार्ट होगा उसे मूल कहते हैं। जहां पे भूकंप का तरंग पहले पहुंचेगा वो अधिक केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? समझ में? तो कोई दिक्कत है? अच्छा, भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे, पी तरंग, एस तरंग, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। देखो, भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगे निकलती है, पीएस। देखो, पीएस और तरंग एक होता है। देखो, तो पी तरंग प्राइमरी, इसकी चाल 6 किलोमीटर सेकेंड होती है। 1 सेकेंड में 6 किलोमीटर जाता है। 1 सेकेंड में टिक 6 किलोमीटर, टिक 6 किलोमीटर, टिक 6 किलोमीटर, टिक 6 किलोमीटर, टिक 100 किलोमीटर। तुम लोग बोलेगा टिक 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। देखो, पी तरंग जो है 6 किलोमीटर, कितना 1 सेकंड में कितना जाता है? 100 किलोमीटर। अतः यह पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचता है। पृथ्वी पर क्या होता है? सबसे पहले। अच्छा, ये तरंग, ये भूकंप आने का कारण क्या है बोलो तो? नीचे है प्लेट। एक तो प्लेट का मोटाई कितना है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। हैरी हैस ने इसका पता लगाया था। देखो, प्लेट जो है 7 गो बड़ा बड़ा प्लेट है अब 20 गो छोटा छोटा प्लेट है पूरा पृथ्वी पर। और 7 गो बड़ा प्लेट, 20 गो छोटा प्लेट पूरा पृथ्वी पर है। समझ में? अब इसमें क्या होता है, तुम लोग एगो चीज देखा होगा, एक आदमी का घर का मुंह इधर है, दूसरा घर का मुंह इधर है, इधर नल है। वो अपना बर्तन ले जाकर रखेगा, वो अपना बर्तन ले जाकर रखेगा। अब दोनों का बर्तन टकरा गया है, तो बर्तन हमार बर्तन कहा टकरा, इनका दू डंडा ले, ओ ले, झोटा झोटी पूरा मारा पीटी लग जाए। समझ में? हम आगे पानी ले आओ, तू पीछे ले दी, बस पूरा झमेला हो जाए। अरे होता है कि नहीं कि हमको जो है हमको पहले करना होगा, वो बोलेगा हमको बाद। माने पानी अब बर्तन ले कैसे होता है, वैसे ही प्लेटवा भी वही है।
वो जाके एगो प्लेट और दूसरा प्लेट और घस देगा। क्या करेगा? एगो प्लेट दूसरा प्लेट को घस देगा। जैसे प्लेट नीचे घसेगा, अब ऊपर हिलेगा। ऊपर क्या होगा? हिलेगा। और जब भूपर पट्टी में अचानक दोलन होगा, डोलाएगा, क्या करेगा? क्या करेगा? डोलाएगा। और कंपन होगा तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? भूकंप। तो भूकंप का कारण तो कोई बड़ा बात नहीं है। देखो, पी तरंग, इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है, जिस कारण प्रारंभिक तरंग होती है। पी तरंग अनुदैर्ध्य होती है। यह ठोस तथा द्रव गैस तीनों में चलती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में धड़ाधड़ जाता है। ठीक है, ये ठोस, द्रव, गैस में यह सबसे कम क्षति पहुंचाता है। क्षति कम होगा, नुकसान अब मारना पड़ जाएगा फिर, तो नुकसान कम होगा। क्यों बोलो तो देखो, जब भूकंप स्टार्ट होगा, यहाँ पे सामने में लहर जब बनाएगा, तरंग यानी लहर, तो सामने में ना थोड़ा कम लहर होगा। एक शांत तालाब में तुम लोग जब ढेला मारेगा, जितना दूर जाएगा तरंग, उतना तेजी से वो लहर उठेगा कि नहीं? अब ज्यादा नुकसान कहाँ होगा? दूर में। नजदीक वाला में थोड़ा कम नुकसान होगा। तो पी तरंग जो है नजदीक वाला है, इसमें क्या होगा? क्षति कम होगा। यह सबसे कम क्षति पहुंचाती है। पी तरंग से क्या होगा? कम, क्योंकि सामने में ही तरंग होता है, तो इससे क्षति होगा लेकिन कम होगा। अब देखो, एस तरंग, इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, माने टिक 3 किलोमीटर, टिक टिक टिक, माने टिक किया तो 3 किलोमीटर पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? 3 किलोमीटर। हाँ, देख, 1 सेकेंड में, देखो, यह पी तरंग के बाद पहुंचती है, अतः इसे द्वितीय तरंग कहते हैं। यह अनुप्रस्थ होती है, जिस कारण द्रव में नहीं चल पाती। जैसे कि मान लो, अब जो तरंग, भूकंप स्टार्ट हुआ मूल से, फोकस, मूल के बाद कहां गया? अधिकेंद्र में पहुंचा। लेकिन अगर वही भूकंप नीचे प्लेट टकराया, तब भी ना ऊपर में तुम्हारा अचानक दोलन हुआ, कंपन हुआ। लेकिन जहां पे पानी है, जहां पे मान लो नीचे तो प्लेट है और ऊपर में पानी है, उसमें क्या होगा? उसमें आएगा सुनामी। उसमें क्या आएगा? पानी अब ऐसे करके उड़ेगा। पानी क्या होगा? पृथ्वी पर स्थल भाग में हुआ तो घर पर सब टूट टाट के गिरेगा, पेड़ पौधा टूट टाट के गिरेगा। लेकिन जब इसका नीचे होगा, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, कुमेरू, अटलांटिक महासागर, ये सब क्या होगा? वहां पे आएगा पानी, ऐसे ऐसे उड़ेगा, सुनामी आएगा। क्या आएगा? सुनामी। उसका क्या नाम है? सुनामी। देखो, द्रव नहीं चल लेकिन जो एस तरंग में, पानी में वो नहीं चलता है। पानी में ये तरंग नहीं चलता। मैं तरंग मने लहर, तरंग मने लहर। दौरान यह तरंग उत्पन्न नहीं होती है, इससे क्षति पी की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि दूर में होता है। पी की तुलना में अधिक ज्यादा क्षति करता है, क्योंकि तुम लोग देखेगा ना, लहर जब बनेगा ना, दूर वाला लहर में इतनी ज्यादा रहेगा। हाँ, सामने का लहर कम रहेगा, लेकिन दूर वाला लहर बहुत उठेगा। समझ में? अब देखो, तरंगों की खोज HD लव ने किया। HD लव ने किया। HD लव ने क्या किया? तरंग की खोज किसने किया? HD लव ने किया। इन्होंने धरातलीय तरंग कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इसकी चाल, अब देखो, चाल 1.5 किलोमीटर, टिक टिक
अरे ठीक ठीक 1.5 किलोमीटर ठीक, समझ में। तो 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर भागेगा। टी तरंग जो था 1 सेकंड में 6 किलोमीटर जाता था। एस तरंग जो था 1 सेकंड में 3 किलोमीटर जाता था। और खाली तरंग जो है, जो एचडी लव जो खोज किया है, उसको उस पे क्या होता है, 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर जा रहा है। 6 का आधा 3, 3 का आधा 1.5, 6 का आधा 3, 3 का आधा 1.5, अरे 6 का आधा 3, 3 के आधा 1.5, 6 के आधा 3, 3 के आधा 1.5। अरे देखो, तीनों माध्यम से चलती आता है। इसकी गति सबसे धीमी होती है, इसकी गति बहुत धीमी होती है, इससे क्षति सबसे अधिक होती है। सबसे लास्ट वाला तरंग पूरा उछलाएगा, इससे सबसे लास्ट वाला तरंग क्या करेगा, पूरा उछलाएगा। जब ऐसे उछलाएगा तो क्या होगा, सब पूरा तोड़ ताड़ के भूकंप से बाबू प्राकृतिक जो आपदा आता है, जैसे सुनामी आया, भूकंप आया, बाढ़ आया, ज्वालामुखी आया, इससे बचने का इंसान के पास कोई दूसरा इलाज नहीं है। ये जब आएगा तो एकदम गांव का गांव, शहर का शहर क्या करेगा, उजाड़ देगा। गांव का क्या करेगा, उजाड़ देगा। गांव का गांव, भूकंप, सुनामी, बाढ़, ज्वालामुखी, बहुत कदम अकाल आ जाता है कभी कभी, तो बहुत भयंकर। देखो, भूकंप को सिस्मोग्राफी पर दर्शाया जाता है। भूकंप को किस पर दर्शाया जाता है, सिस्मोग्राफी एक यंत्र है, उसी पर भूकंप को दर्शाया जाता है। और रिक्टर स्केल से इसको मापा जाता है। देखो, इसे मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझो, सिस्मोग्राफी यंत्र, रिक्टर स्केल, ये सब तुम लोग का परीक्षा में फंसेगा। भूकंप किसे कहते हैं ये भी आएगा। तुम कितना भी दिमाग लगा लो कि सर जी ये वाला तो मेरा नहीं आएगा, लेकिन परीक्षा में तुमको फंसेगा। देखो, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल 0 से लेकर 9 तक अंक बने होते हैं। रिक्टर स्केल में कितना से कितना अंक बना होता है, 0 से लेकर 9 तक अंक बने होते हैं। प्रत्येक संख्या अपनी पहली वाली संख्या 10 गुना खतरनाक होती है, 10 गुना खतरनाक। माने एक संख्या बढ़ा तो 10 गुना बढ़ेगा। समझ में आया, इतना भयंकर। 7 तीव्रता से अधिक भूकंप खतरनाक है। 7 तीव्रता तक थोड़ा सा सह लेता है। एक बार इलेक्शन का समय याद है, सब कोई वोट देने गया था, उसी समय थोड़ा सा हिल गया था, बिल्डिंग उल्डिंग हिल रहा था। समझ में, कितना जन घर और छोड़ छाड़ के भाग, पंखा उनका हिल गया था, हिला था ना। भूकंप का हल्का झटका आया था, समझ में। भूकंप का झटका, हम लोग का इधर जो प्लेट है ना, नेपाल का पास प्लेट टकराता है, समझ में। पाकिस्तान का पास जब टकराता है तो वो भूकंप आता है उधर। देखो इधर सब प्लेट है। जब हम लोग प्लेट पढ़ेंगे, अपसारी, अभिसारी, निरपेक्ष कैसे हो रहा है, प्लेट का क्या क्या कार्य है, वो सब उस समय क्लियर हो जाएगा। देखो, भूकंप मापने के लिए पहले मर्केलिन का प्रयोग किया जाता। अब मर्केलिन स्केल का प्रयोग किया जाता था पहले, जिसमें 1 से लेकर 12 तक अंक बना रहता था। लेकिन अब जो है मर्केलिन नहीं है, अभी जो है रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ओके।